नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सिलगेर मामले पर पक्ष के ही विधायक ने पूछे सवाल, कहा क्या ग्रामीणों को फर्जी नक्सली बता रही पुलिस। मास्क अप अभियान का समापन समारोह, मास्क की युक्ति कोरोना से मुक्ति की तर्ज पर अभियान। कल केरल में प्रवेश कर सकता है मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अनुकंपा नियुक्ति पर मुख्यमंत्री के निर्णय का लाभ, शिक्षा विभाग में 42 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। केशकाल में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़, घंटों चली मुठभेड़ के बाद भाग खड़े हुए माओवादी। अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर में सिलगेर मामले को लेकर क्या पुलिस ग्रामीणों को फर्जी नक्सली बता रही है? क्या पुलिस झूठा आत्मसमर्पण करा रही है? ये सवाल आज नहीं सालों से पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार ये सवाल बड़ा भी है और आरोप बेहद गंभीर भी, क्योंकि सवाल विपक्षी दलों ने नहीं पूछा है बल्कि सत्ता पक्ष के ही विधायक ने उठाया है। वो भी उस विधायक ने जो सिलगेर मामले में बनाई गई कमेटी के सदस्य हैं। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप का आरोप है कि पुलिस ग्रामीणों को जबरदस्ती पकड़कर नक्सली बता रही है। सिलगेर मामले की जांच करने जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंदन कश्यप ने कहा कि सिलगेर में जो घटना हुई वो घटना नहीं घटनी चाहिए थी। घटना के बाद कई लोग जा रहे थे। हम लोगों को भी मुख्यमंत्री ने जाकर मामले की जांच करने को कहा है। सर्व आदिवासी समाज के लोग जाकर वहाँ जांच कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हम लोग को 9 सदस्यीय विधायकों के दल बना के कल वहाँ जाने के लिए आदेश किया है। हम लोग वहाँ जाएंगे, उन तथ्यों की जांच करेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा घटना घटा। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे नारायणपुर में भी ओरछा ब्लॉक के या नारायणपुर ब्लॉक के दोनों ब्लॉक के लोगों के यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। मैं तो DIG से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो उनको सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे। हमने तो DI को भी कहा कि नक्सलियों को सूचना दीजिए, लेकिन आज तक सूची भी नहीं दी गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस कैंप को लेकर बीजापुर के सिलगेर में चल रहे पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी में बस्तर सांसद दीपक बैद चेयरमैन है, जबकि बस्तर के 8 विधायक को उसमें शामिल किया गया है। 9 सदस्यीय कमेटी में चंदन कश्यप भी शामिल है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव द्वारा रायपुर पुलिस की जन सुरक्षा के लिए मास्क अब रायपुर मुहिम की शुरुआत की गई। रायपुर पुलिस द्वारा आम जन हेतु चलाई जा रही मुहिम मास्क अब रायपुर के तहत पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थानों के थाना प्रभारियों व थानों की टीम द्वारा 5,11,000 मास्क वितरित किया गया। मास्क अप रायपुर का समापन बस स्टैंड पंडरी रायपुर में किया। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे लोगों में मास्क पहनने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस मुहिम में लोगों ने पुलिस का सहयोग किया। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर अजय यादव द्वारा #मास्क अप अभियान मुहिम को आगे बढ़ाने जो नागरिक गण मास्क डोनेट किए थे, उन्हें रायपुर पुलिस द्वारा मास्क वॉरियर के रूप में आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन सभी मास्क वॉरियर को आभार पत्र और स्मृति चिन्ह देकर रायपुर पुलिस की ओर से आभार व्यक्त किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ देश के कई अन्य राज्यों में अब मानसून के प्रवेश करने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। केरल में 3 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। सैटेलाइट इमेज में केरल के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर मानसून के प्रवेश की संभावनाओं के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा का चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहीं से एक द्रोणिका उप हिमालयन पश्चिम बंगाल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर विस्तारित है। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक हवा का चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। यहीं से एक द्रोणिका 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक उप हिमालयन पश्चिम बंगाल तक स्थित है। इसके प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट संभावित है।
दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होगी, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में मामूली गिरावट होने की संभावना है। बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में 10% की सीमा शिथिल करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल गए हैं। यह सीमा 31 मई 2021 तक के लिए शिथिल की गई थी। 10% की सीमा के शिथिल होने से शिक्षा विभाग में 42 कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार का रास्ता खुल गया। सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने प्रतीकात्मक रूप से शिक्षा विभाग के लिए नियुक्ति पत्र 6 युवाओं को सौंपे। कलेक्टर ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप लोग पूरी निष्ठा के साथ सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पी दासरथी द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन प्रकरणों के निराकरण के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय सेवक के सेवा कार्य के दौरान असामयिक निधन के बाद आश्रितों का अधिकार है। जिन 42 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है उनमें 39 सहायक ग्रेड 3 और 3 पद भृत्य के शामिल हैं। इनमें 15 ऐसे युवा हैं जिनके परिजनों की असामयिक मृत्यु कोविड के कारण हुई थी। और शिक्षा कार्यालय के जो संदीप है उन्होंने बड़ी मेहनत करते हुए किया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इतनी बड़ी संख्या में ये नियुक्तियाँ दी है 42 पदों में। आप सब लोग इनको आज जो नियुक्ति पत्र आप लोगों को दिए गए हैं, मुझे बस इतना ही कहना है कि जॉब्स हैं और मिली है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिली है कि मतलब प्रॉब्लम ही था, घर में तो गुजर जाए और उसके बाद में मिली। बट इसमें आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने ये सोचा रहा हो, आपके कुछ और एम्बिशंस हों कि हमने ये करना है, लेकिन घर में ऐसी ट्रेजेडी हुई कि फिर उसमें आप लोगों को भी जॉब लेने के लिए मजबूरी भी हो सकती है। और मैं छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ शासन ने जो 10% सीमा बंधन को शिथिल करने का निर्णय किया है, उससे हमें बहुत राहत मिली है। कोंडागांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान डीआरजी ने 2 नक्सलियों का शव बरामद किया। मारे जाने वालों में से एक महिला नक्सली भी शामिल है। सर्च के दौरान 5 भरमार बंदूक बरामद की गई और साथ में गोलियां भी बरामद की गई। साथ में पिट्ठू बैग माओवादी साहित्य के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री से भरा हुआ था। बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि बीते कई महीनों से इस क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डीआरजी, जिला पुलिस बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान शामिल रहते हैं। कुछ समय से माओवादियों के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए सर्चिंग पर निकली डीआरजी पार्टी पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। जिला कोंडागांव में काम करते सीमावर्ती कुरुमारी क्षेत्र में एक सर्वदलीय अभियान संचालित की गई थी। विगत कई दिनों से इस इलाके में नॉर्थ बस्तर एवं मैनपुर शिल्कर फाउंडेशन कमेटी के कैडर्स का उपस्थिति की जानकारी मिला थे। उसी हिसाब से जिला कोंडागांव का डीआरजी, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार पिछले कम से कम 4 महीने से इस इलाके में अभियान संचालित किए गए थे। लेकिन कल डीआरजी कोंडागांव द्वारा एक स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर की गई के अभियान में सुरक्षा बल की काफ़ी अच्छा एक सहायता प्राप्त हुई है। लगभग आधे घंटे चले इस मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद हुई है। इसमें एक महिला माओवादी भी संदिग्ध वर्दीधारी डेड बॉडी है और घटनास्थल से एक SLR वेपन, एक 303, 3 12 बोर और काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सल उपयोग की सामग्री, दस्तावेज और अन्य जो दस्तावेज भी बरामद की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कांग्रेस विधायक पालिताना खार व जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मोहित राम किरकेट्टा ने तिलक भवन में प्रेस वार्ता कर मोदी के 7 विफलताओं को गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किरकेट्टा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े वादे किए थे उनमें से एक भी पूरे नहीं कर सकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन की बात कही हो या काला धन वापस लाकर सभी के खाते में 15-15 लाख देने की बात हो या हर साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार का मामला हो, इन सभी वादों को पूरा नहीं किया। मोदी सरकार के द्वारा चुनावी जुमला करार दे दिया क्या? कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को रहा, सिर्फ एक लोगों का लालीपाप देने वाली 7 साल कार्यकाल रहा, जो कि रोजगारों को 2 करोड़ रोजगारों को बोला था कि रोजगार दूंगा, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला। बाद में किसानों का दुर्दिनी की बात हुई, किसानों का शुरुआत की। किसान ने पंजाब के किसान ने देखे होंगे आप
इतने उन लोग का आम सड़क के थे, कई महीनों तक उन्हें दारू किए हैं, मांग किए हैं, लेकिन कभी नहीं सुने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल के खोखले वादों को जनता के सामने लाया जा रहा है। इस कड़ी में विधायक किरकेट्टा ने कहा कि इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए वो बार बार जनता को गहरी पीड़ा में डालने वाले रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले किए वादों के उलट सरकार चल रही है। मोदी जी ने और किसी एक देश में डीजल के भाव, गैस के भाव, समूह का जो था, सभी को उधर तैयार कर दिए और अपने 7 साल कार्यकाल में मनमाना ही किए हैं। जनता तो बहुत ज़्यादा नाराज है। अब सरकार उनकी बन चुकी है, सरकार उनको समय आने पर जनता उनको जवाब देगी। आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग से लेकर राज्यों तक हर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अपने राजनीतिक कमियों को खत्म करने के लिए आईटी, सीबीआई से लेकर ईडी तक हर एजेंसी और मीडिया का भी दुरुपयोग किया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहावत तब चरितार्थ हो गई जब नेपाल में हमारे प्रदेश की जगदलपुर की पर्वतारोही नैना धाकड़ माउंट एवरेस्ट फतह करने के प्रयास में अत्यधिक थकान के कारण बीमार हो गई और जैसे ही पर्वतारोही याशी जैन को यह पता चला तो बिना समय खोए वो पर्वतारोही नैना की सकुशल वापसी में जुट गई। बता दें कि याशी जैन अपने 2 प्रयासों के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर फतह नहीं कर पाई थी और दोनों बार माउंट एवरेस्ट के टॉप से कुछ ही दूरी से खराब मौसम के कारण लौटना पड़ा था और बेस कैंप से कई मुश्किलों के बावजूद सुरक्षित काठमांडू आ गई थी और शीघ्र ही रायगढ़ छत्तीसगढ़ लौटने वाली थी, जबकि पर्वतारोही नैना धाकड़ अपने एक्सपीडिशन को पूरा करने की तैयारी कर रही थी और याशी काठमांडू से लगातार पर्वतारोही नैना के एक्सपीडिशन पर नजर रख रही थी। सुबह नैना का एक्सपीडिशन पूर्ण हो जाना था और टॉप पर पहुंच जाना था, लेकिन दोपहर तक जब कोई न्यूज नहीं आई तो याशी चिंतित हो गई और नैना की कंपनी से लगातार संपर्क की कोशिश करने लगी। मुश्किल से लगभग 2 बजे याशी को पता चला कि नैना ज्यादा थकान के कारण बीमार हो गई है और माउंट एवरेस्ट से नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ऐसे में याशी ने हिम्मत जुटाई और तुरंत छत्तीसगढ़ के प्रथम माउंट एवरेस्ट राहुल गुप्ता और अपने पिता अखिलेश जैन से संपर्क साधा और रिक्वेस्ट की। तुरंत ही जगदलपुर प्रशासन से संपर्क भी साधा गया। फिर जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल और एसडीएम गोकुल राउते को पूरी घटना की जानकारी दी गई। रायपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापामार कार्रवाई की। औषधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कटोरा तालाब स्थित पंजाबी कॉलोनी में विनोद अग्र मोदी के घर पर छापा मार कर तलाशी ली गई। इस दौरान यहां अलग अलग कंपनियों के लेबल लगे 5-5 लीटर के सैनिटाइजर मिले। इसके साथ ही 100 व 500 लीटर के कंटेनर भी भारी मात्रा में मिले। मौके पर मिलावटी सामग्री और कई कंपनियों के नाम के लेबल भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस के अवैध रूप से सैनिटाइजर बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। औषधि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान सैंपल जांच के लिए भेजा है, साथ ही सामान को भी जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक टेकचंद धीरे, सुरेश साहू, परमानंद वर्मा, नीरज साहू समेत अन्य मौजूद थे। बता दें कि कोरोना काल में लगातार अवैध रूप से नकली सैनिटाइजर भारी मात्रा में बाजारों में खपाया जा रहा है और समय समय पर विभाग कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन इस अवैध व्यापार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। एससीएल की दीपका कोयला खदान के भीतर सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर रोड सेल की गाड़ियों को प्रवेश दिया जा रहा है और कोयला लोडिंग की जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सामान्य रूप से उत्खनन करने के बाद कोयला को खदान से बाहर लाकर संग्रहित किया जाता है। इन्हीं निर्धारित स्थलों से खरीदारों को कोयला उठाने की सुविधा दी जाती है। ये डंपिंग स्थल खदान से बाहर ऊपरी हिस्से में खदान के आसपास होते हैं। खदान के भीतर से एससीएल अपने संसाधन से या ठेके के माध्यम से कोयले को बाहर लाता है। दरअसल खदान का भीतरी हिस्सा अत्यधिक संवेदनशील होता है। उत्खनन गतिविधियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। सामान्य वाहनों को भीतर प्रवेश देने पर गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से कड़े नियम प्रभावी रहते हैं। खदान के सामान्य लोगों का प्रवेश और आवागमन प्रतिबंधित रहता है, लेकिन दीपका कोयला खदान प्रबंधन पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा मापदंडों का खुला उल्लंघन कर खतरे को आमंत्रण दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक दीपका खदान प्रबंधन ने कोयला खदान के भीतर 18, 19 और 20 नंबर लोडिंग प्वाइंट बनाया है। ये लोडिंग प्वाइंट कोयला उत्पादन स्थल पर है, जहां से उत्पादित कोयले का
रोड सेल की गाड़ियों में लदान किया जा रहा है। दीपका प्रबंधन की तुगलकी व्यवस्था के कारण रोड सेल की गाड़ियों को खतरा उठाकर खदान के भीतर कोयला उत्पादन स्थल तक जाना पड़ रहा है। बाबा रामदेव के एलोपैथ पर दिए बयान और एलोपैथी की दवा पर सवाल खड़ा करने के बाद उनके खिलाफ बिलासपुर शारदा विहार कॉलोनी निवासी डॉक्टर आकाश स्वर्णकार ने जिला न्यायालय बिलासपुर में परिवाद दायर किया है। मामले की सुनवाई 7 जून को होगी। परिवाद में बाबा रामदेव के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200, 202 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153A, महामारी रोग अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है। परिवाद में बाबा रामदेव के एक वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से या ऑक्सीजन ना मिलने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन मिलने के बावजूद एलोपैथी की दवा खाने से हुई है या फिर स्टेरॉइड की वजह से हुई है। बाबा रामदेव ने कहा था कि लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है, जिसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर चिकित्सा जगत में विवाद छिड़ गया था। वर्तमान समय में रामकिशन यादव और बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एलोपैथी के और एलोपैथी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके द्वारा कहा गया है कि लाखों लोगों की जान कोरोना महामारी में सिर्फ एलोपैथी की दवाई खाने से चले गई है, जो कि सरासर गलत है। और उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट देकर देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों को एलोपैथी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन का प्रचार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और देश को कोरोना मुक्त बनाया जाए। उस समय महामारी के समय बाबा रामदेव द्वारा ऐसा स्टेटमेंट देना देश में एक भ्रम पैदा कर रहा है और लोगों को वैक्सीनेशन के अगेंस्ट भी भड़का रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसा भी कहा जा सके। तो ऐसे में हमारे एक डॉक्टर साहब आकाश स्वर्णकार बाबा रामदेव जी के स्टेटमेंट से क्षुब्ध होकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एक परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के विरुद्ध कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए धारा 153A और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बाबा रामदेव पर FIR करवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब बहुत कम हो गई है। प्रदेश में कल 1792 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा पहले की तुलना में ज्यादा है, लेकिन पिछले महीने जिस तरह का मौत का मंजर सामने आया था उसकी तुलना ये आंकड़ा बेहद कम है। सुकमा के सिलगेर में हुए गोलीकांड की जांच के लिए जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने सांसद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग भी उठने लगी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बीजापुर इकाई ने आदिवासी महासभा के साथ जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र SDM को सौंपा। धमतरी में हुई शिक्षक दंपत्ति की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी ने चोरी करने की नीयत से शिक्षक दंपत्ति की चाकू और पत्थर से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद आरोपी घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गया था। चंद्राकर दंपत्ति की हत्या हुई थी, जिसपे विवेचना के दौरान ये आरोपी के संबंध में हमको ज्ञात हुआ था, जिसपे साइंटिफिक साक्ष्य एकत्रित कर तथा साइबर के साथ साथ हमारे जो भौतिक साक्ष्य और अपन जो फील्ड पे करते हैं, जिसको अपन बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत मुखबिर सिस्टम कहते हैं, इसके द्वारा इस अज्ञात जो हत्याकांड है जिसमें आरोपी अज्ञात था, हमारी टीम ने लगातार मेहनत करके साक्ष्य एकत्रित किया तथा आरोपी राहुल ढीड़ी को आज गिरफ्तार किए हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।